हेलो बच्चों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं पार्ट नंबर 4 चैप्टर नंबर 13 अमाइंस के अंदर। प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हम लोग नाइट्रस एसिड टेस्ट से स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। नाइट्रस एसिड टेस्ट जो है बच्चों वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन जो है वो डिफरेंटली देते हैं। अगर हम प्राइमरी अमाइन की बात करें तो प्राइमरी अमाइन आपका सॉल्ट बनाता है, डायएजोनियम सॉल्ट। सेकेंडरी अमाइन जो है वो एन नाइट्रोसो अमाइन बनाता है जो येलोइश लिक्विड होता है। टर्शियरी अमाइन जो है वो यहाँ पर कलरलेस सॉल्ट बनाता है, ठीक है, कलरलेस सॉल्ट बनाता है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं प्राइमरी अमाइन को नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराता हूँ। नाइट्रस एसिड बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है, उसको हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। कैसे? तो सोडियम नाइट्राइड के अंदर HCl डाल करके प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैक्सिमम कितने वाटर निकाल सकते हैं? एक वाटर निकाल सकते हैं, H2 और O, बराबर, H2O। फिर ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन कंबाइन होके बना देगा N2। अब बचा क्या? तो यहाँ पर R, O और H, ठीक है, मतलब कि अल्कोहल बनेगा। तो जो प्राइमरी अमाइंस हैं वो आपको क्या देते हैं? अल्कोहल। प्राइमरी अमाइन जो है वो आपको अल्कोहल देते हैं। चलो ये हो गया A। अब अगर मैं सेकेंडरी अमाइन की बात करूं, सेकेंडरी अमाइन, तो सेकेंडरी अमाइन का नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो सबसे पहले इधर से भी H2O को निकाल दो, मैक्सिमम एक H2O निकाल सकते हो, बराबर। अब दूसरे में आपको यहां पर याद ये रखना है कि यहां पर नाइट्रोजन रिमूव नहीं होगा, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो यहां पर रिमूव नहीं होगा। RNR, उसके बाद क्या होगा? यहां पर नाइट्रोजन के साथ लिंकेज बन जाएगी, ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन के साथ बचा क्या? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। समझो ये एक H और ये ऑक्सीजन चला गया है। एक H और ऑक्सीजन चला गया है ना, तो RNR इधर बचा, उधर NO बचा। अब ध्यान से समझो, यहां पर इन दोनों के बीच में मुझे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो ये जो है ना वो नाइट्रोसो ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे N नाइट्रोसो। यहां पर नाइट्रोसो ग्रुप है ना, और ये पार्ट आपका अमाइन है, तो इसको बोलेंगे N नाइट्रोसो अमाइन। ये येलो लिक्विड होता है, येलोइश लिक्विड, मतलब परफेक्ट येलो तो नहीं पर पेल येलो कलर का लिक्विड होता है। अच्छा, अगर हम टर्शियरी अमाइन की बात करें तो टर्शियरी अमाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं RNR। इसका रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो नाइट्रस एसिड जो है वो इसके साथ रिएक्शन करके RNR, यहां पर R, उसके बाद यहां पर नाइट्रस एसिड के अंदर आपका HNO2 जो है वो जुड़ जाएगा, HNO2। तो ये प्लस पार्ट है और ये आपका माइनस पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H प्लस माइनस, ये जो अमोनिया के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इधर H प्लस के ऊपर अटैक करके इस तरीके का सॉल्ट बना देते हैं, सॉल्ट, ठीक है, इस तरीके का सॉल्ट बन जाता है। तो देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस डिफरेंट वे में रिएक्ट कर रहे हैं। नोट में आप लोगों को खुद से लिखना है, मैं आपको खाली ओरली बता देता हूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस react differently with nitrous acid test. Primary amine gives alcohol as the product, secondary amine gives yellowish liquid, and tertiary amines gives the salt. And hence primary, secondary and tertiary amines react differently with nitrous acid test. ठीक है, चलो अब आपको होमवर्क में पहला, यहां पर R की जगह पे आपको CH3 ग्रुप लेके तीनों के तीनों टेस्ट करना है, ठीक है। और दूसरा, यहां पर ट्राइमिथाइल एनिलीन के साथ इस टेस्ट को आप लोगों को परफॉर्म कराना है, बराबर। डाइमिथाइल एनिलीन, ट्राइमिथाइल एनिलीन तो नहीं बट डाइमिथाइल एनिलीन के साथ इस टेस्ट को आप लोगों को परफॉर्म कराना है और क्या प्रोडक्ट बनता है वो समझना है, ठीक है। यहां पर आप समझोगे कि जो डाइमिथाइल एनिलीन है, डाइमिथाइल एनिलीन वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो पैरा होगा, दैट इज N डाइमिथाइल 4 नाइट्रोसो एनिलीन बनेगा। पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जाकर के, नाइट्रोसो ग्रुप जाकर के लग जाएगा, बराबर। अगर क्लियर नहीं हो तो हम लोग इसको जूम मीटिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, बट आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। आप ट्राई करोगे फिर मैं सिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ये आपका 7 नंबर का टेस्ट था, 7 नंबर का। चलो अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है हिंसबर्ग टेस्ट की। हिंसबर्ग टेस्ट,
तो हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर हम एक स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करने वाले हैं जिसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। इस स्पेसिफिक रिएजेंट का जो नाम है वो है हिंसबर्ग रिएजेंट। ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है। यहां पर भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को आप इस टेस्ट की मदद से बहुत ही आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस का हम लोगों को रिएक्शन देखना है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो सबसे पहले ले रहे हैं प्राइमरी अमाइन, बराबर, प्राइमरी अमाइन। इस प्राइमरी अमाइन को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। रिएक्शन लंबी है, थोड़ी स्पेस ऑक्यूपाई इधर से ही ले लेते हैं, बराबर। यहाँ पर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब इसको आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस एनिलीन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। पहले मैं जानबूझ के गलत लिख रहा हूँ और फिर सही कर रहा हूँ, तो आप लोगों को क्लियरली पता चले कि स्ट्रक्चर क्यों ऐसा लिखा। तो यहाँ पर आपका माइनस और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर आपका माइनस और यहाँ पर प्लस, तो ये प्लस और माइनस जो है वो HCl आउट करके कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये H प्लस Cl माइनस कंबाइन, इस सल्फर के साथ इस नाइट्रोजन की लिंक बन जाएगी, यहाँ पर सल्फोनिल ग्रुप आएगा। ठीक है, और इस सल्फोनिल ग्रुप के साथ ये वाला NHR जो है वो आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसका रिएक्शन अगर हम KOH के साथ कराएंगे तो KOH क्या करेगा बच्चों, तो KOH जो है वो इस H प्लस को खा लेगा। ठीक है, OH माइनस आएगा, इस H प्लस को खा जाएगा। चलो इससे अच्छा है इसको ऐसे दिखा दो, ये OH माइनस में से जो KOH में से OH माइनस है वो आएगा और इस H प्लस के साथ कंबाइन होकर H2 बनाएगा। जहां पर H प्लस लगा था वहां पर K प्लस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर S डबल बॉन्डो, यहाँ पर M, यहाँ पर K और यहाँ पर आपका R। क्लियर हो गया। देखो बच्चों ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, देखो ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। तो इस कंपाउंड को आप देखोगे कि वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है और आपका जो सॉल्यूशन है वो क्लियर हो जाता है, सॉल्युबल सॉल्ट। एंड यहाँ पर आपका सॉल्यूशन जो है वो आपको एकदम क्लियर मिलता है। ये प्राइमरी हो गया, बराबर। चलो अब हम सेकेंडरी के साथ रिएक्शन करते हैं। तो सेकेंडरी में भी रिएजेंट वही रहेगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। यहां पर मैं सेकेंडरी अमाइन को इस तरीके से दिखा रहा हूं। ठीक है, अगेन प्लस माइनस माइनस प्लस, इधर से बॉन्ड तोड़ो, इधर से तोड़ो, HCl जो है वो आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस HCl। यहां पर आपका सल्फोनाइल ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा और यहां पर आप देखेंगे कि इस तरीके का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसके साथ बच्चों अगर आप KOH का रिएक्शन कराओगे तो वो नहीं होगा क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। ऊपर हो गया था क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन था, इसके पास नहीं हो पाएगा क्योंकि H प्लस डोनेट नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री अमाइन के साथ का टेस्ट और नीचे वाला हो गया आपका 2 डिग्री अमाइन के साथ का टेस्ट। अब अगर हम 3 डिग्री अमाइन के साथ की टेस्ट की बात करें तो 3 डिग्री अमाइन जो है वो आपको यहां से ही टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इधर से ही हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो देखो बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो अमाइंस हैं वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। प्राइमरी जो है वो आपका एन अल्काइल सल्फोनेमाइड रिएक्ट बनाता है जो एक्वेस मीडियम के अंदर एकदम अच्छे से सॉल्युबल होकर के क्लियर सॉल्यूशन बनाता है। अगर हम सेकेंडरी अमाइन की बात करें तो सेकेंडरी अमाइन एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है जो एक्वेस KOH में इनसॉल्युबल है, जो KOH डालने पर सॉल्युबल नहीं हो पाता है। और टर्शियरी अमाइन तो यहाँ पर पहले स्टेज से ही रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी अमाइन 2 स्टेज में रिएक्ट करता है, सेकेंडरी अमाइन जो है वो 2 स्टेप में रिएक्ट करता है और जो आपका टर्शियरी अमाइन है वो एक भी स्टेप में रिएक्ट नहीं करता है। तो आप हिंसबर्ग रिएजेंट की मदद से बहुत ही आसानी से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को अलग कर सकते हो। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब आपका होमवर्क,
आपको यहाँ पर होमवर्क में R की जगह पे मिथाइल ग्रुप लेना है और दूसरा R की जगह पे इथाइल ग्रुप लेना है और हिंसबर्ग टेस्ट को करना है। हिंसबर्ग टेस्ट पर से आपको बताना है कि कैसे यहाँ पर ये तीनों जो है वो अलग किए जा सकते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट की मदद से कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को आप अलग कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में समझते हैं। एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions of aniline, substitution reactions of aniline। तो देखो एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैं पहले ड्रॉ कर चुका हूं। एनिलीन ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट करता है। तो समझना यहां पर एनिलीन अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन को डोनेट करेगा। फिर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर रेजोनेंस में आएंगे। रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइज होते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आएगा। तो इस तरीके से आप देखो तो एनिलीन के अंदर रेजोनेंस देखने को मिलता है लोन पेयर्स का। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है ऑर्थो पे, यहाँ पर पैरा पे और यहाँ पर ऑर्थो पे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो एनिलीन ग्रुप है, NH2 ग्रुप है एनिलीन के अंदर, NH2 ग्रुप इन एनिलीन इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब कि वो एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, एनिलीन ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है नेचर में। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को कहां पर बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर बढ़ाता है। बिकॉज इट इंक्रीजेस electron density at ortho and para positions, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस के ऊपर बढ़ाता है, जो आप लोगों को रेजोनेंस की मदद से बहुत ही क्लियर वे में समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम है ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझते हैं जिसका नाम है ब्रोमिनेशन। फर्स्ट रिएक्शन ब्रोमिनेशन। देखो बच्चों, हमने अभी ही पढ़ा कि एनिलीन ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को बहुत ही अच्छे रेट से बढ़ा देता है। तो इसी रीजन से अगर हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन करने जाएंगे तो जो ब्रोमिनेशन है वो एक साथ 3 पोजीशन पे होगा अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है तो। समझना, पोलर सॉल्वेंट वाटर की प्रेजेंस में अगर आपने एनिलीन का ब्रोमिनेशन किया तो एनिलीन का ब्रोमिनेशन करने से जो Br ग्रुप है वो एक साथ ऑर्थो और पैरा तीनों ही पोजीशंस के ऊपर लग जाएगा और यहाँ पर आपका 3HBr आउट होगा। कैसे समझना हो तो इधर से इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा वो होगा Br+, इधर से Br-। ये Br- जो है वो एनिलीन के बेंजीन का 3 हाइड्रोजन कैच करके HBr बनाएगा। 3 हाइड्रोजन है तो 3 Br- चाहिए होंगे, 3 Br- चाहिए तो 3 Br+ चाहिए। अगर ये दोनों 3 है तो ये भी 3 होगा। क्लियर हो रहा है? तो ब्रोमिनेशन जो है वो आपको 2, 4, 6
ट्राइब्रोमो एनिलीन बना करके दे देता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन जो है वो आपको यहां पर ऑब्टेन होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रोमिनेशन करने वक्त बराबर एनिलीन ग्रुप के अंदर ये जो सॉल्वेंट है वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है बराबर, और साथ साथ में ये ग्रुप भी एक्टिवेटिंग है। अगर आप इसको कार्बन डाइसल्फाइड जैसे पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ब्रोमिनेट कराओगे तो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिलेगा। या फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रोमीन वाटर की मदद से अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ पैरा ब्रोमो एनिलीन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हम लोगों को NH2 ग्रुप को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसीलिए ही एक साथ 3 पोजीशन पे लग रहा है ये, वरना क्या हो जाता यहाँ पर आपका एक ही पोजीशन के ऊपर जाकर के ये लगता। तो ये कैसे हो सकता है? यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू प्रिपेयर मोनो सब्स्टिट्यूटेड या मोनो सब्स्टिट्यूटेड लिखूं इससे तो अच्छा है कि मोनोब्रोमो एनिलीन बाय Br2 वाटर की मदद से मोनोब्रोमो एनिलीन कैसे मिलेगा? तो देखो बच्चों, ऐसा हो क्यों रहा है? तीन जगह पे ब्रोमीन क्यों लग रहा है? क्योंकि एनिलीन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। एनिलीन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसका वजह से ये रिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। हम उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए एनिलीन को पैसिवेट कर देते हैं बराबर। एनिलीन को पैसिवेट कैसे करेंगे? तो एनिलीन का रिएक्शन आप करवा दो या तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से Cl -HCl बनाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो हमारा पुराना मेथड से इसको लिखो, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो ये H प्लस और ये Cl माइनस कंबाइन होकर HCl आउट करेंगे और आपको यहाँ पर NH, उसके बाद यहाँ पर आपको CO, यहाँ पर CH3 मिलेगा। ठीक है, अच्छा अगर हम इसका ब्रोमिनेशन कराते तो देखो अब जो एनिलीन है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये एनिलीन के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, खुद बेंजीन को डोनेट नहीं करने देता है। अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन अब करवा रहा हूं, समझना, अगर इसका ब्रोमिनेशन करवा रहा हूं तो यहां पर आपको NHCOCH3 तो है ही, यहां पर आपको ब्रोमीन लग जाएगा और यहां से आपका HBr जो है वो आउट हो जाएगा। HBr क्यों आउट होगा? वो जाते हुए यहाँ से हाइड्रोजन और इधर से Br माइनस आया। ठीक है, अच्छा अगर आपको और भी क्लियर आइडिया चाहिए तो इधर से Br प्लस, इधर से Br माइनस, वो इधर के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर माइनस HBr किया, वो क्लियर हो रहा होगा। अब बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पर ये ग्रुप तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो कि सिर्फ और सिर्फ पैरा पे क्यों लगा? तो देखो ये ग्रुप बहुत बल्कि है, तो ये क्या करता है, दोनों ऑर्थो पोजीशंस को लगभग ढक देता है, इसीलिए जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो सिर्फ पैरा सब्स्टिट्यूटेड ही आएगा, ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन होने का चांस नहीं है। अब आप इसको हाइड्रोलिसिस कर दो, इसके अंदर H2O डाल दो, H2O में से दो चीजें मिलेंगी, H प्लस OH माइनस। तो ये जो पार्ट है ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर NH2 बन जाएगा सबसे पहले तो, क्योंकि NH माइनस के साथ ये H प्लस जुड़ के एनिलीन बना देगा, प्लस यहाँ से जो CH3COOH जो है वो आउट हो जाएगा, एसिटिक एसिड जो है वो आपका आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मोनो ब्रोमो एनिलीन बना सकते हैं। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप भी बोला जाता है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको खास कंसीडर करना। अब दूसरा जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक, वो है नाइट्रेशन। ठीक है, मैं नोट्स नहीं लिख रहा हूं, जो आपने रिएक्शन किया है वो आपको वर्ड्स में उतार देने का, बहुत सिंपल। ठीक है, चलो नाइट्रेशन। द सेकेंड रिएक्शन इज नाइट्रेशन। अब देखो बच्चों, नाइट्रेशन जो है बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। एनिलीन का जो नाइट्रेशन है वो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे सर क्यों बहुत ही यूनिक है?
अभी आप लोगों को थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग HNO3 ले रहे हैं कॉन्सनट्रेटेड, H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। इधर से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो होगा NO2 प्लस और OH माइनस। तो जो OH माइनस है वो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के हाइड्रोजन को लेके, बराबर, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के हाइड्रोजन को लेके माइनस H2O बना देगा। मतलब एक चांस है कि ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन मिले, दूसरा चांस है पैरा नाइट्रो एनिलीन मिले, ठीक है। और समझना बच्चों, यहां पर आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन भी मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट तक तो हमको समझ में आ गया, लेकिन मेटा क्यों मिल रहा है? अच्छा, मिल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में कितना मिल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ऑर्थो प्रोडक्ट 2% होता है, पैरा प्रोडक्ट 47% होता है, और सॉरी मेटा प्रोडक्ट जो है वो 47% होता है, और दिस प्रोडक्ट इज रफली 59, ठीक है, ये 51% होता है। अब ये एमसीक्यू के लिए प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है कि एनिलीन के नाइट्रेशन करने से कौन सा प्रोडक्ट कितने परसेंटेज में मिलता है। तो 2% जो है वो ऑर्थो मिलता है, 51% नाइट्रो मिलता है, और 47% मेटा मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि नाइट्रो ग्रुप के अंदर एनिलीन के अंदर जो NH2 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट फिर भी उसके नाइट्रेशन करने से हमको मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट सब्सटेंशियल अमाउंट में, अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलता है। ऐसा क्यों? तो चलो उसका रीजन समझते हैं। क्वेश्चन मैंने बोल दिया, क्वेश्चन शॉर्ट में लिख देता हूं, वाई मेटा प्रोडक्ट, ठीक है, ये मैंने बोल दिया आपको, लेकिन अब इधर लिख लाओ कि वाई मेटा प्रोडक्ट। तो देखो, एनिलीन को जब हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ रखते हैं, तो देखो बच्चों, एनिलीन जो है वो आपका बेस है, H2SO4 बहुत ही तगड़ा एसिड है। तो बेस और एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? सॉल्ट, ठीक है। यहां पर आपका सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट NH3+, इसको हम बोलते हैं एनिलीनियम आयन। इस सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं एनिलीनियम आयन। अब देखो बच्चों, जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं वो मेटा होते हैं, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एनिलीनियम आयन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है। आप समझे? अब आप कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एनिलीन का नाइट्रेशन करते वक्त अच्छी खासी क्वांटिटी में एनिलीनियम आयन भी बनता है। ये जो एनिलीनियम आयन है वो मेटा डायरेक्टिंग है। एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से यहां पर आपको मेटा प्रोडक्ट जो है वो सब्सटेंशियल अमाउंट में मिलता है। क्लियर हो रहा है ये बात? चलो, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एनिलीन के नाइट्रेशन से अगर हमें सिर्फ पैरा प्रोडक्ट ही चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो उसका भी क्वेश्चन आता है, बराबर। समझना, हमने इसको पढ़ लिया है, बट एक बार वापस से कवर कराऊंगा। जैसे ब्रोमिनेशन के अंदर हमने एसिटाइलेशन करके NH2 ग्रुप को पैसिवेट कर दिया था, वैसे यहां पर भी करोगे। तो इसका जो क्वेश्चन है वो आ सकता है कि हाउ टू ऑब्टेन पैरा नाइट्रो एनिलीन ओनली। हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो सिंपल है बहुत ही, एनिलीन ले लो, इस एनिलीन का रिएक्शन आप करवा दो एसिड क्लोराइड के साथ, CH3COCl। अब नंबर ऑफ टाइम्स ये रिएक्शन बता चुका हूं, HCl आउट होगा, यहां पर आपका NHCOCH3 ग्रुप आएगा। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये क्या करेगा? एनिलीन को इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को डोनेट ही नहीं करने देगा। बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट होगी ही नहीं, बहुत ज्यादा एक्टिवेट होगी नहीं। अब आप इसका सल्फोनेशन करा दो, सॉरी नाइट्रेशन करवा दो, बराबर। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ नाइट्रेशन करा दो आप। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होता है उसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा,
आप जानते ही हो इसको, NH डबल बॉन्डो CH3। अब हमें ये प्रोडक्ट तो चाहिए नहीं, हमको तो एनिलीन चाहिए, तो इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस जैसा कि मैंने पहले बताया था, एसिटिक एसिड आउट कर देगा, CH3COOH, यहाँ पर NH2O, यहाँ पर NO2, तो बन गया पैरा नाइट्रोएनिलीन अलोन। क्लियर है? तो इस पर से आपको समझ में आया कि अकेला अगर हमें पैरा नाइट्रोएनिलीन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बराबर। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम है सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन कि एनिलीन के सल्फोनेशन करने से हमको क्या मिलता है। चलो सल्फोनेशन, तो एनिलीन का सल्फोनेशन जो है वो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको पैरा प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, एनिलीन के सल्फोनेशन से सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट ही मिलती है। क्यों, समझना। NH2, यहां पर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सोचो बच्चों, एक एसिड है और दूसरा बेस है, अगर हमने इसका रिएक्शन कराया तो सॉल्ट बनना तय है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखो, H प्लस HSO4 माइनस, ये एनिलीन के ऊपर जो लोन पेयर है उसने अटैक किया इधर, यहां पर क्या बनेगा, NH3 प्लस HSO4 माइनस। हो गया क्लियर, ये सॉल्ट हो गया। अब सॉल्ट को जब आप गर्म करोगे, समझना, जब हम सॉल्ट को हीट करते हैं तब वो डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट होकर के क्या बनाएगा, तो समझना बच्चों, डिहाइड्रेट होकर के यहाँ पर आपको NH2 ग्रुप रह जाएगा और यहाँ पर आपका SO3H ग्रुप आ जाएगा। समझना, SO3H मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ से दो हाइड्रोजन जाएंगे। ठीक है, दो हाइड्रोजन, तो ये आपका सल्फानिलिक एसिड बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड। यहाँ पर ये पैरा प्रोडक्ट कैसे बनेगी वो आप लोगों को याद कर लेना है कि जब हम हीट करते हैं तब रीअरेंजमेंट होकर के सल्फानिलिक एसिड बन जाता है। अब ये आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो इसके अंदर आपको एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे। ये ग्रुप जो है वो एसिडिक है और ये जो ग्रुप है वो बेसिक है। तो अगर हम इसको एक्वेस मीडियम में लेते हैं तो सल्फोनिक एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, उसका नेचर है, प्रोटॉन डोनेट करेगा तो माइनस चार्ज आएगा। और एनिलीन का नेचर है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, NH2 तो था ही, एक प्रोटॉन और एक्सेप्ट करके H प्लस यहाँ पे प्लस बन जाएगा। इस बाइपोलर आयन को, दिस इज बाइपोलर आयन, ये जो बाइपोलर आयन बना उसको हम लोग ज्वीटर आयन की तरह जानते हैं। ज्वीटर आयन, ये सल्फर, एस पर से याद रखो, ये सल्फर ड्रग्स बनाने के अंदर काम में आता है। ये बहुत यूनिक है। देखो बच्चों, अगर मीडियम एसिडिक रहा तो ये बेस की तरह काम करेगा, मीडियम एसिडिक होगा तो ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, बहुत ज्यादा H प्लस होंगे तो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, H प्लस एक्सेप्ट करे वो बेस। अगर मीडियम बेसिक है तो बहुत सारा OH माइनस होगा, बहुत सारा OH माइनस होगा तो क्या होगा, बहुत सारा अगर OH माइनस होगा तो ये OH माइनस इसके प्रोटॉन को खींच लेगा, माइनस H2O करेगा। ठीक है, प्रोटॉन अगर किसी ने लूज किया तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक। तो अगर मीडियम बेसिक है तो ये जो है वो एसिडिक की तरह काम करेगा, मीडियम एसिडिक है तो ये जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब कि आपके बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, ये आपके बेस की तरह काम करेगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग स्वीटर आयन बोलते हैं। स्वीटर आयन जो है वो आपके सल्फर ड्रग्स बनाने के काम में आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अब लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम है फ्रीडल एंड क्राफ्ट एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन। फ्रीडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो बच्चों यहाँ पर एनिलीन जो है वो फ्रीडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन जो है वो नहीं देता है। क्यों नहीं देता है वो भी तो समझना पड़ेगा ना। तो हम लोग लिखेंगे कि फ्रीडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन it is not given. Aniline do not give Friedel and Crafts
alkylation or acylation reactions. Friedel and Kraft alkylation acylation reactions एनिलीन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, चलो समझते हैं। तो आपको पता है कि फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शंस अगर मुझे एनिलीन की करानी है तो इसका रिएक्शन मुझे सपोज एसाइलेशन करानी है तो एसिड क्लोराइड के साथ, अब इतनी सारी रिएक्शंस हैं, पढ़ चुके हो बराबर, फ्रीडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन, तो ये दोनों रिएक्शंस तो पता होंगे। अब इसका टारगेट था कि यहाँ पर COCl3 ग्रुप जुड़ जाए, बट ये रिएक्शंस हो ही नहीं पाती है। क्यों, समझते हैं। तो यहाँ पर जो एनिलीन है, एनिलीन जो है वो आपका वीक बेस है, लुईस बेस। और 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि AlCl3 लुईस एसिड है। इसके आप ऑक्टेट को ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। अगर मैं इसका लुईस स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताऊं तो यहां पर आप देखो, ठीक है। तो आप देखो कि क्लोरीन की ऑक्टेट पूरी हो गई, लेकिन एल्यूमिनियम की ऑक्टेट में सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। किसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है? एनिलीन के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट करता है और ये सॉल्ट बना लेता है। एसिड और बेस की रिएक्शन होके सॉल्ट बन जाता है। NH2 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो प्लस, AlCl3 ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो माइनस। तो AlCl3 जो कैटालिस्ट यूज होता है फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर वो लुईस एसिड है। एनिलीन जो है वो वीक बेस है। कहने का मतलब एनिलीन और AlCl3 जो है वो रिएक्ट करके सॉल्ट बना देते हैं और एनिलीन जो है वो लुईस ये फ्रीडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शंस नहीं दे पाता है। तो एनिलीन इज लुईस बेस and AlCl3 is Lewis acid. They both react to form salt. They both react to form salt, and hence aniline do not produce Friedel and Kraft alkylation or acylation reactions. alkylation acylation reactions वो नहीं देता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसके बाद जो टॉपिक है वो है डायजोनियम सॉल्ट, जो हमारे करिकुलम में नहीं है। तो प्रेजेंट लेक्चर को थोड़ा सा एक्सटेंड इसीलिए किया क्योंकि इसके अंदर सब कुछ कवर कर लूं। इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 13 की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराऊंगा क्योंकि उसके अंदर थोड़े वैरायटी क्वेश्चंस हैं, बट चैप्टर नंबर 8 की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मैंने नहीं करी है, बरोबर ना, क्योंकि उसके अंदर सबके सब क्वेश्चंस रिपीट हैं। बट फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट लगे तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।